एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हमारा 11th है आई के बारे में, यानी कि आँख के बारे में। पिछली जो लेक्चर की सीरीज रही थी हमारी, वो रही थी 10th चैप्टर को लेके, वो था हमारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। उसकी लगभग 9 वीडियो के आसपास है। उसमें आपके मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए और जितने भी बुक में क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करा चुका हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सब कवर किया होगा। वीडियो 1 से लेके 9th तक पूरी देखी होंगी और सारा कुछ आपने नोट्स भी बनाए होंगे और घर पे आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक, अपनी पढ़ाई जो है आप रेगुलर हमारे साथ चालू रखें। आपके साथ जैसे कि 10th में चला ही रहे हैं अपन, जैसे मैथ चल रही है, साइंस चल रही है, 11th में फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स नहीं चल रही है अभी, केमिस्ट्री चल रही है, बायो चल रही है और मैथ भी चालू है, 12th में भी सेम। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपके जो भी बड़े भाई बहन हैं जो 11th 12th मैथ साइंस से या बायो से पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको बताएं कि लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पर क्लासेस रेगुलर चालू है। आप बिल्कुल फ्री में यूट्यूब के थ्रू अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। हमारी जो टीम है बिल्कुल पूरी कोशिश में लगी हुई है कि आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू टाइम करा दिया जाएगा। बस मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा, एक छोटे बहन भाई की तरह एक वो सलाह दूंगा कि हमारे साथ आप रेगुलर चलते रहें। ऐसा नहीं है कि पहली तो यह है कंडीशन, सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक मेरी सोच है कि मैं सिलेबस के स्लो कराने के पक्ष में हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि सिलेबस स्लो हो, आराम से हो, आपको समझ में आए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन भाग भाग के सिलेबस को एक बार कंप्लीट करा दें और आपके ऊपर से निकल जाए, तो इससे फ़ायदा ही क्या होने वाला है। इससे अच्छा है कि आप सिलेबस को थोड़ा थोड़ा पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहें, जैसे हम बताते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलें। और ये हमारी गारंटी है, आप हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करते रहें, लगातार पढ़ें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है लगातार पढ़ें, जिसके अकॉर्डिंग आपको टीचर बता रहे हैं कि आपको नोट्स बनाने हैं, बुक्स भी साथ में पढ़ते जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करते जाना है। और जहाँ तक सवाल है हमारे टीम की, तो पूरी से पूरी आपके लिए कोशिश करेगी। अब सिलेबस होने के बाद हम भी एक सीरीज़ सोचेंगे कि क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे अपन। जैसे कि मेरा जैसे साइंस का सिलेबस कंप्लीट हुआ तो उसके अपन या तो यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, ताकि आप क्वेश्चंस भी करते रहें, हम आपको साथ में उनको समझाती भी जाएं। ठीक है, तो आपसे बस ये है कि आप भी मेहनत करो, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सब जगह चैनल को फैलाओ ताकि आपके जो भी साथी हैं, भाई बहन हैं, वो भी हमारे साथ पढ़ाई कर सकें। और इसी के साथ मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो इससे अच्छा है कि वो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट किया जाए। आप अगर चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि सर की क्लास डल चुकी हैं और आप पढ़ाई चालू कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक होगा हमारा आई। तो चैप्टर है आपका जो चैप्टर होने वाला है आज, चैप्टर होगा आपका 11th। इसका जो पहला ही टॉपिक मैं ले रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आई, आँख। देखो आज के लेक्चर में हमने पढ़ने क्या है वो मैं आपको, ठीक है, हाँ है ना। तो हमारा जो टॉपिक है आँख, हाँ सॉरी, ये है 11th चैप्टर, तो हमारा टॉपिक रहेगा आँख। अब देखो इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हमें पढ़ेंगे, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको समझ में आ नहीं रही है ना, तो इससे फ़ायदा क्या है। देखो, तो मैं बताऊँ सबसे पहले टॉपिक क्या क्या होंगे, आपको पढ़ना कैसे है। देखो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आँख की संरचना। आँख की क्या क्या पढ़ेंगे, संरचना। दूसरे पढ़ेंगे आँख के जो भी भाग हैं हमारे। अब भाग में जैसे कि देखो सबसे पहले हुआ हमारा कॉर्निया। कॉर्निया पढ़ेंगे,
कॉर्निया के बारे में पढ़ लेंगे। फिर पढ़ लेंगे हम जलीय द्रव। जलीय द्रव, आप टेंशन में नहीं आए कि नए नए नाम क्या हैं, है ना, तो मैं सारा कुछ समझा दूंगा। फिर अपन पढ़ेंगे लेंस। फिर अपन पढ़ने वाले हैं परितारिका। परितारिका, इसको कहते हैं आइरिस, इसको कहते हैं लेंस, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, इसको कहते हैं कॉर्निया। ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव, है ना। फिर हमने पढ़ना है इसमें और क्या टॉपिक रह गया हमारा, काचाभ द्रव हो गया, लेंस हो गया, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स ये पढ़ना है ना। फिर हमने पढ़ना है इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेटिना। रेटिना, तो ये पार्ट अपने करना है इसकी संरचना में, भाग में। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा हमारे आँख के जो रोग हैं, आँख के रोग कौन कौन से, दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष यानी कि फार साइटेडनेस, और फिर है एक हमारा निकट दृष्टि दोष यानी कि नियर साइटेडनेस, और फिर हमारा होगा एक जरा दृष्टि दोष। तो ये सारी चीज़ें अपन जरा दृष्टि दोष, ये सारी चीज़ अपन आज इसके लेक्चर में आज के में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें, देखें कि हमें क्या क्या पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। एक एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें आपको नई सी लगेंगी लेकिन आप टेंशन में नहीं आएंगे। मैं एक एक चीज़ बिल्कुल मस्त तरीक़ा से समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें या आप कहीं पे भी कितना भी आगे जाएंगे ना अपन, तो उसके लेवल का आपको मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि अपन 10th का पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं 10th को बेस ही पढ़ाऊँगा। ये नहीं कि हाँ मैं फिर इतना हाई लेवल चले जाऊँ कि फिर 10th वालों को समझ में नहीं आया, फिर उसका मतलब ही क्या रहा। ठीक, तो जो मेरा मेन मोटिव है कि 10th को बेस में लेते हुए तो मैं उसी के आधार पढ़ाऊँगा। बाकी का आँख के संबंधित जितने भी आपके सवाल ज़िंदगी में आप बोलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। मैं इतने आराम से सरल तरीक़ा से आपको बताऊँगा कि आई क्या होती है। देखो मैं बनाता हूँ सबसे पहले इमेज। सबसे पहले क्या बनाया मैंने, इमेज बना लेता हूँ एक। ये बन गया हमारा ये बन गई हमारी आई। देखो हमारी आँख होती है ऐसे, देखो
ये हमारी बन गई आँख। ठीक है भाई, आँख बन गई हमारी। तो ये बना लेता हूँ मैं आँख को बिल्कुल ठीक है। ये बन गई हमारी आँख। देखो एक एक पार्ट आपको याद रखना है। जो बीच में है इसको कहते हैं अपन पुतली। क्या कहते हैं इसको? पुतली, यानी कि PUPIL। इसको कहते हैं पुपिल। ठीक है। जो इसके बगल साइड में, जो पुतली के बगल में जो अपना घेरा बना हुआ है ये वाला, इसको कहेंगे अपन आइरिस। क्या कहेंगे इसको? आइरिस, IRS। ठीक है। इसको कहेंगे अपन श्वेत मंडल, कह लेते हैं इसको श्वेत मंडल। ठीक है। इस आँख में तो हमें केवल यही चीज़ दिखाई दे रही है। जब अपन सामने से किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि हम आँख को देखते हैं, जैसे कि आप किसी सामने वाले की आँखों में देखो। आँखों में देखने का मतलब है कि आँखों को देखो, आँखों में नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है। देखो अब बात करेंगे अपन इस पार्ट की। देखो अगर अपन सामने से अपन आँख देखते हैं, देखो ये जो बीच वाला स्पॉट होता है, जो पॉइंट होता है, इसको अपन पुपिल कहते हैं, यानी कि पुतली कहते हैं। और इसके साइड वाला जो घेरा होता है, जैसे कि ये वाला जो मैंने ब्लैक ब्लैक किया है, ये क्या है? आइरिस है। देखो अब सबसे पहले अपन पुतली की बात कर लेते हैं। अब कभी प्रयोग करना कि जैसे अपन किसी बाहर से आते हैं, जैसे कि धूप पड़ रही है बहुत तेज़, ठीक है, अचानक हम कमरे में आए, तो अपन देखते हैं कि जैसे ही कमरे में आएंगे तो ये जो प्यूपल है हमारी, ये हो जाएगी बड़ी। क्यों हो जाती है बड़ी? देखो क्या है कि जब प्रकाश से अचानक अंधेरे में आते हैं तो हमें अचानक से चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये पुतली जो है अंधेरे में अपने साइज़ को बढ़ा लेती है, और इसकी बढ़ाने में मदद कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस क्या करता है कि अंधेरे में ये जो पुतली है हमारी, ये जो पुपिल है, इसके साइज को तो बढ़ा देता है। और अचानक से अगर आपकी आंखों पर प्रकाश डाला जाए, यानी तेज़ प्रकाश डाला जाए, तो ये पुतली क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुतली के जो साइज को कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, पुतली के साइड में ये जो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट, किसी की पीली पीली आंखें होती हैं, है ना, तो ये जो एरिया होता है इसको अपन श्वेत मंडल कहते हैं। ठीक है। अब देखो जो प्रकाश हमारा जाता है वो कहाँ से होके जाता है? ओनली पुतली से होके जाता है। यानी प्रकाश कहाँ से होके जाता है? पुतली के अंदर से जाता है। ये जो आइरिस वाला पार्ट है, इसका केवल यही काम है कि ये हमारी पुतली को कंट्रोल करता है कि कब इसके साइज को बढ़ाना है, कब इसको कम करना है। ठीक है। इसका काम नहीं है कि प्रकाश आँख के अंदर जाए। ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर इस पर भी प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश को रोक लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? तो पुतली का काम हुआ, पुतली का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। किसके कौन कराता है? आइरिस इसमें मदद करता है। आगे अपन इस पार्ट पे आ जाते हैं। अब देखो मैं ये चलो इसको बना रहने दो। तो अब मैं इसमें एक एक पार्ट लिख रहा हूँ। देखो ये हो गया हमारा लेंस। ठीक है। ये जो बन रही हैं इनको कहूँगा मैं पक्षमाभी पेशी। ऊपर की साइड में भी है, नीचे की साइड में भी है।
ठीक है। ये जो भरा पड़ा है इसको कहते हैं अपन जलीय द्रव, जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर। ये जो है हमारा, ये इसको कहेंगे अपन कॉर्निया, या फिर इसको स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख लेता हूं मैं, स्वच्छ मंडल। वो श्वेत पटल भी कह सकते हैं, श्वेत मंडल भी कह सकते हैं। ये स्वच्छ मंडल है जिसको अपन कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। ये हो गया, ये जलीय द्रव है। इसके बाद लेंस आता है, ये इसके साइड में आइरिस होता है, इसको कंट्रोल करता है। ये पक्षमा पेशियाँ होती हैं, ठीक है। इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक जो भरा पड़ा होता है, भाई ये खाली थोड़ी रहेगा, इसमें भी तो कुछ भरा होगा। इस एरिया में जो भरा रहता है उसको कहते हैं अपन काचाभ, काचाभ द्रव। क्या कहते हैं इसको? काचाभ द्रव, यानी कि विट्रस ह्यूमर। ये क्या है? एक्वस ह्यूमर है, वो विट्रस ह्यूमर है। एक्वा माने जल होता है ना, तो जलीय द्रव को क्या कहेंगे अपन? एक्वस ह्यूमर, उसको विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, देखो जल पहले आता है, सीधी बात है। तो शुरू में क्या बनना है आपने? अगर आंख का चित्र आ गया आपको कि आंख का सचित्र वर्णन करो, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले क्या है? कॉर्निया। सबसे पहले कॉर्निया, सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आ जाएगा जलीय द्रव, ये जो है, ठीक है, इसको कहते हैं अपन एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आता है अपना लेंस। उसके बाद क्या है? ये जो द्रव बड़ा पड़ा है उसको कहते हैं अपन विट्रस ह्यूमर। और इसको अपन ये जो एरिया है इसको कहेंगे अपन रेटिना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये 4-5 चीज़ें, 5-6 चीज़, इनके बारे में आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। एक एक के बारे में फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे होती हैं इस रेटिना के ऊपर, यहाँ पे इस एरिया में, इसमें भी होती हैं, क्या होती हैं? ऑप्टिक नर्व्स। ये होती हैं ऑप्टिक नर्व्स, जो रेटिना के ऊपर होती हैं, यानी फैली होती है रेटिना के ऊपर। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी। मैंने बताया कि लेंस है, ये पक्षमाभि पेशियाँ हैं, ये कॉर्निया हुआ, ये स्वच्छ मंडल है, इसको जलीय द्रव कहते हैं, इसको काचाभ द्रव कहते हैं। ये जो एरिया है इसको रेटिना कहते हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स है, पुतली, आइरिस, श्वेत मंडल, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। देखो मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, आपको साथ के साथ लिखना क्या है। देखो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पूरे का, मुझे ध्यान नहीं रहा। देखो एक एक चीज़ बताएंगे अपन। सबसे पहले अपन देखेंगे कॉर्निया। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं? कॉर्निया। कॉर्निया देखें, देखो ये जो एरिया है, ये सबसे पहले, यानी आँख के ऊपर एक तरह से अपन कह सकते हैं पारदर्शी प्लेट होती है, ये कह सकते हैं। प्लेट का मतलब ये नहीं है कि वो कप प्लेट वाली प्लेट, ठीक। कॉर्निया होता है, यानी कि इसका जो उभरा हुआ भाग है इसको अपन पूरे को कह लेते हैं नेत्र गोलक। क्या कह लेते हैं? नेत्र गोलक कह लेते हैं पूरे को, ठीक है, नेत्र गोलक पूरे को, है ना। अब इसका साइज कितना होता है पता है? तो इसका साइज होता है लगभग, नेत्र का जो साइज होता है 2-3 सेंटीमीटर व्यास होता है इसका। 2-3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? व्यास होता है। यानी कि मैं कहूँ अगर नॉर्मली तो नींबू के आकार की होती है आँख, है ना, याद रखना। देखो कॉर्निया, अगर मैं कॉर्निया के बारे में मेरे से कोई पूछे कि आपको कॉर्निया के बारे में लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा? तो मैं लिखूँगा कि यह नेत्र गोलक का उभरा हुआ भाग है। कैसा भाग है? उभरा हुआ। देखो आपको दिख भी रहा होगा, अगर इसको ये नेत्र गोलक माने, पूरे को है ही है, इसका उभरा हुआ वो जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। प्रकाश कहाँ से एंट्री करता है? प्रकाश यहाँ से एंट्री करता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसमें क्या लिख सकता हूँ? तो प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है? प्रकाश का प्रवेश, तुमको ये पूरा का पूरा ये ऐसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ वो लिखते जाना है।
अगर आपको ये चीज़ें याद करनी है तो। बाकी का आपकी मर्जी है, आपका फ़ोन है, आप स्किप भी कर सकते हो, इसको कुछ भी कर सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो तो नहीं पढ़ सकते हो, मन है आपका। लेकिन अगर आपको वास्तव में ये चीज़ें सीखनी है तो मैं आपको वास्तव में एक सलाह दे रहा हूँ कि आप, मैं बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कुछ के समझ में लेट आए, क्योंकि समझ में तब आएगा जब आप समझना चाहोगे। मैं यहाँ 4 घंटे इसका चिल्लाता रहूँ, नहीं समझोगे आप। कब तक? जब तक आप रेडी नहीं हो। इसलिए अपने मन को शांत रखो और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप पहले उनको सीखो। प्रयास करो कि मुझे तो ये बस याद करना है। सबसे पहले अपने माइंड में ये सोचो कि मुझे ये याद करना है, तो आपको मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये याद होंगे। और आपने सोच लिया कि नहीं, हाँ क्या बात है, बस हो जाएंगे। कुछ को तो ऐसा है कि पास ही तो होना है, 33 पे पास हो जाते हैं, तो क्या मतलब पड़ा है वैसे, इतना मूड पच्छी कर ही जाए, है ना। तो भाई पढ़ लो यार, टाइम मिल रहा है, ठीक है, आओ। ठीक है, तो नेत्र गोलक का सबसे जो उभरा हुआ भाग होता है वो क्या होता है? कॉर्निया होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है? कॉर्निया से होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात है, यानी प्रकाश का अपवर्तन भी यहीं से होता है। प्रकाश का अपवर्तन भी यहीं से होता है कि नहीं होता है? अपवर्तन क्या था? एक माध्यम से प्रकाश जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, वो क्या था? अपवर्तन। तो कॉर्निया क्या करता है? नेत्रगोलक का सबसे उभरा हुआ भाग है। ठीक है, प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है? कॉर्निया से होता है। प्रकाश का अपवर्तन भी कौन करता है? कॉर्निया करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्निया। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप बुक ढूंढ लेना, आप कहीं से पढ़ लेना। मैं जो बता रहा हूँ वास्तविकता है कि अच्छा कंटेंट है। एक बार आप एक लेक्चर पढ़ के देखो आप, है ना, तब आपको अच्छा लगे कि हाँ चीज़ें समझ में आई हैं, मैटर अच्छा है, तो आप दूसरी वीडियो पढ़ना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, फिर आपको दोबारा कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका कीमती टाइम है। ठीक है, कुछ तो पढ़ते हैं, कुछ तो फिर टाइम पास के लिए आते हैं, है ना, उनके लिए तो बात करते रहो बस खुश है। तो बेटा पढ़ लो। अपन, हाँ, कॉर्निया हो गया। फिर मैं बात करूंगा, सबसे पहले दूसरे नंबर पे लिख रहा हूँ एक बार आइरिस। मैं आइरिस को बता चुका हूँ क्या करता है आइरिस। पुतली के आकार को बड़ा छोटा करता है, यानी कि पुतली के आकार को बड़ा और छोटा करने में मदद कौन करता है? आइरिस करता है। मैं बता चुका हूँ पहले आइरिस कौन सा होता है। फिर मैं लिख लेता हूँ पुतली। पुतली क्या करती है? पुपिल क्या करती है? पुपिल का काम है प्रकाश का प्रवेश कराती है। प्रकाश का प्रवेश मैं बता चुका हूँ, प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है? पुतली से होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ यहाँ तक मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो मैं ये इसको कट कर रहा हूँ, फिर मिटा देता हूँ। एक एक पार्ट को अपन बात करने वाले हैं। ये भी मैं मिटा देता हूँ और ये भी। क्लियर है यहाँ तक? चलो, सबसे फिर अपन बात करेंगे जलीय द्रव की बात कर लेते हैं। हालांकि जलीय द्रव में ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं आपके हिसाब से देखूं तो जलीय द्रव क्या होता है? एक पारदर्शी द्रव होता है। पारदर्शी होगा तभी तो किरणें आगे जा पाएंगी भाई। अब मैंने यहाँ पे जो जलीय द्रव है, अगर मैं कह दूँ कि अपारदर्शी है, किरणें आई तो वे तो वहीं पर रुक जाएंगी, लेंस तक पहुँचेंगी नहीं, तो चीज़ें दिखाई कैसे देंगी बताओ? नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये कैसा होता है? पारदर्शी द्रव होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। आपको कोई आँख से संबंधित आपको आज के बाद पूछ लेना, आप गारंटेड कह सकते हो कि ये चीज़ यहाँ होती है, यहाँ होती है, ये पारदर्शी होती है, ये अपारदर्शी होती है। अब मैं बात करूँगा लेंस की, तो लेंस तो पारदर्शी होगा ना भाई। अगर अपारदर्शी हुआ तो आगे किरणें जाएंगे नहीं, इमेज बनेगा ही नहीं। पॉइंट की बात है ना। चलो ठीक है, जलीय द्रव हो गया। कॉर्निया, कॉर्निया में करा चुका हूँ। कॉर्निया के बारे में चलो लिख लो क्या करेंगे अपन। कॉर्निया में लिखा चुका हूँ यार सबसे पहले। ठीक है, अब बात करेंगे, चलो काचाभ द्रव की भी लिख लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। सेम है, ये भी पारदर्शी होता है ना, पारदर्शी गाढ़ा द्रव होता है।
इनमें कुछ नहीं है दोनों में। अपन बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है। एक तो लेंस, चलो लेंस की बात करते हैं अपन। हाँ, लेंस क्या है? देखो लेंस में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है याद करने के लिए। सबसे पहले जो लेंस है, ये कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, दिख रहा है। दूसरी बात, अगर ये लेंस उत्तल लेंस होगा, अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया हो तो, और नहीं पढ़ने वालों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पिछले लेक्चर में आप देखना एक बार। तो जो उत्तल लेंस होता है अवतल लेंस की तरह, अवतल दर्पण की तरह इमेज बनाता है। तो उत्तल लेंस कैसे इमेज बनाता है? वास्तविक इमेज बनाता है। कम से कम मैं ये चीज़ 50 बार यूज कर चुका हूँ, ठीक है। और आपको तब भी याद नहीं हो रहा है ना, तो आप में कहीं ना कहीं कमी है, पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए पढ़ो, ठीक है। आगे आ जाओ। उत्तल लेंस कैसा इमेज बनाता है? वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाता है। मैं पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है। प्रतिबिंब बनाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो है। लेंस हो गया। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या करता है? वास्तविक और उल्टे इमेज बनाता है। इमेज कहाँ पे बनाता है? कहाँ पे बनाता है? रेटिना पर। ये कह लेते हैं अपन, चलो अपन इधर ही लिख लेते हैं ना। ये क्या करता है? रेटिना पर इमेज बनाता है। कैसे बनाता है भाई? यहाँ से किरणें आती हैं, है ना, लेंस से होकर जाती हैं और यहाँ पे इमेज बनाती है। अगर आपकी आंख में कभी दिक्कत हो जाती है तो कभी तो इमेज पहले बन जाता है, कभी बाद में बनता है। वो हम बाद में बात करेंगे कि इमेज कब, कहाँ, कैसे, क्यों बन रहा है, दिक्कत क्यों हो रही है, ठीक है। ये था हमारा लेंस, ये हो गया। बात करेंगे रेटिना। तो रेटिना क्या काम है भाई? रेटिना काम करता है पर्दा की तरह, पर्दा की तरह काम करता है। किसकी तरह? पर्दा की तरह काम करता है। रेटिना क्या करता है? पर्दा की तरह काम करता है। कैसे? कि यहाँ से किरणें आई तो परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा भाई। यहाँ पे होगा अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन होता है जहाँ पे कोई अपारदर्शी माध्यम होता है, वहाँ पे किरणें आती हैं, टकरा के वापस चली जाती है, वो होता है परावर्तन, ठीक है। तो अपवर्तन के पश्चात ये इमेज बनाती है रेटिना पर। तो ये एक तरह से पर्दे की तरह काम करता है। अच्छा, यहाँ पे इमेज बन गई, अब हमारी बन गई इमेज। चलो यहाँ पे इमेज बनी पर्दा पे, यानी कि रेटिना पे। तो इन इमेज जो बनी है, इनकी सूचना कौन देता है? इनकी जो सूचना है ऑप्टिक नर्व्स देती है। किसके लिए है? मस्तिष्क के लिए देती हैं। अरे गलत लिखा है, अरे मस्तिष्क ही नहीं लिख रहा है भाई। चलो माइंड लिख लेते हैं। मस्तिष्क, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, रेटिना पर जो इमेज बनेंगी उनकी सूचना माइंड तक पहुंचाता है कौन? ऑप्टिक नर्व्स। तो एक एक चीज़ अपन कवर कर चुके हैं। ये थी हमारी आई यानी कि आँख। अब हम करेंगे आँख के विशेष रोग, यानी आँखों में क्या क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ना। हाँ, ये सूचना पहुँचाती हैं यानी कि विद्युत तरंगों के रूप में, एक तरह से कह सकते हैं, यानी विद्युत संकेतों के रूप में, है ना, विद्युत संकेतों के रूप में। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। एक एक चीज़ मैं बता चुका हूँ। एक चीज़ रह गई है, हाँ सॉरी, ये रह गई है पक्षमावी पेशियाँ। देखो पक्षमावी पेशियाँ क्या होती हैं, हालांकि ये मैं बाद में बताऊंगा कि जब अपन, हमारी आँख में कोई समस्या होती है या फिर नहीं भी हो समस्या, कोई दिक्कत ना है, यानी ये जो लेंस है
इसको तो कभी ये दबा देती हैं ताकि ये मोटा हो जाए, है ना, कभी इसको फैल जाती हैं तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। इससे क्या होता है, इसकी फोकस दूरी में चेंज आ जाता है, लेंस की फोकस दूरी में चेंज आ जाता है। अब ये काम क्या करती हैं, तो लेंस का जो आकार है ये बढ़ाता है, कभी छोटा हो जाता है ना। ये कब होता है, इसको अपन कहते हैं समंजन क्षमता, यानी लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना या घटाना, इसको कहेंगे अपन समंजन क्षमता। वो नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे, है ना। देखो अब बात करेंगे अपन समंजन क्षमता। समंजन क्षमता देखो क्या कहते हैं इसको, देखो समंजन क्षमता किसको कहते हैं। देखो मैंने अभी बताया कि जो पक्षमावी पेशियां होती हैं वो लेंस के फोकस दूरी को कभी बढ़ा देती हैं, कभी घटा देती हैं, इमरजेंसी के हिसाब से, यानी किसी परिस्थितियों में। वो परिस्थिति में बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सर ये क्या ऊपर ऊपर से ले गए, है ना, वो बताऊंगा। तो अपन अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कि परिभाषा लिखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी का समायोजन। अगर मैं इसको सरल भाषा में और सीधी सीधी भाषा में बोलूं कि कभी कभी तो लेंस, जैसे कि ये हमारा वास्तविक लेंस है ना, ऐसा है, ये हमारा क्या है, लेंस। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें ये लेंस ऐसा करना पड़ जाता है, मोटा हो गया, और कभी कभी इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है ऐसी, है ना। तो जब लेंस मोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब पतला लेंस होगा उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी। तो ये जो फोकस दूरी में चेंजमेंट आता है, ये जो फोकस दूरी को ये बदलने की जो क्षमता है, उसको क्या कहते हैं अपन, समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो इसी को यानी लेंस की फोकस दूरी का समायोजन क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। अच्छा, इसमें मदद कौन करता है समंजन क्षमता में, इसमें मदद करती हैं, मैंने अभी बताया, पक्षमाभी पेशियां जो लेंस के ऊपर होती हैं, मैंने अभी बताई थी ना। तो ये जो पेशी होती हैं इसकी मदद करती है समंजन क्षमता में। इसकी कंडीशन दो बनती हैं, देखो देखो एक एक कंडीशन देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन है कि जब ये पक्षमावी पेशियां क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती हैं। एक ही लाइन में बता दूंगा, है। दूसरी कंडीशन में ले रहा हूं कि जब ये पक्षमावी पेशियां हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करना, पक्षमावी पेशियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। पूरा लिख रहा हूँ, सिकुड़ जाती है। दोनों कंडीशन अपन देखने वाले हैं, शिथिल हो जाती है। देखो मैंने अभी 3 कंडीशन बताई थी कि ये है हमारा लेंस, वास्तविक ये क्या है, हमारा लेंस है। एक कंडीशन ऐसी आई कि ये लेंस हो गया मोटा, एक कंडीशन आई ऐसी कि लेंस हो गया पतला। तो जब लेंस मोटा क्यों होता है, पतला क्यों होता है, इसमें भी तो कुछ समस्या होगी भाई। अब देखो ये यहाँ इतना बड़ा था तो इसको मोटा क्यों करना पड़ा, है ना। तो जब हमारी जो पेशियाँ होती हैं शिथिल होती हैं
यानी कि जब हमारी पेशी शिथिल होती हैं तो क्या होता है, लेंस हो जाता है पतला। पेशी शिथिल, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जब पेशियाँ हो जाती हैं शिथिल तो लेंस हो जाता है पतला। मैं इमेज के थ्रू बताऊंगा। और जब पेशी सिकुड़ जाएंगी तो लेंस कैसा होगा, मोटा। अच्छा, ये दोनों लाइन आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको समझने क्षमता आ गई ना तो आप लिख नहीं पाओगे, आप पता नहीं चल पाएगा आपको कि शिथिलता क्या होती है। शिथिल होते हैं तब पतला होता है लेंस या मोटा होता है। इसलिए ये दोनों लाइन है ना, आप नोट कर लें कहीं पे भी अलग से, बस यही है, कम से कम ये तो कर ही लें, है ना। अच्छा, पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं तो लेंस कैसा हो गया, पतला। अब जैसे ही लेंस पतला होगा तो उसकी फोकस दूरी जो है, उसकी जो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, मैं दोबारा और समझाऊंगा इसको, जो तब तक समझाऊंगा जब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। दूसरी बात, और जब पेशी सिकुड़ जाती हैं तो लेंस कैसा हो गया, मोटा। तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी हो जाएगी हमारी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी भाई साहब कम। अब देखो, जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं। भाई फोकस दूरी बढ़ेगी तभी तो दूर की वस्तु साफ दिखेगी। उल्टा है बिल्कुल, कि जब फोकस दूरी कम होगी तो पास की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं साफ दिखेंगी। इट क्लियर? मेरे हिसाब से ये क्लियर है। अब मैं इसका एक इमेज और बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो, मैंने आंख बनाई थी कुछ ऐसे, ऐसे मैंने आंख बनाई है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है लेंस और यहाँ पे होती है पक्षमावी पेशियाँ, ये देख लो आप। तो मैं यही बता देता हूँ, पक्षमावी पेशियाँ और लेंस। देखो, ये क्या है, हमारा लेंस है और इसके यहाँ से टच होती है, क्या होती हैं, पक्षमावी पेशियाँ, ठीक है। मैंने कंडीशन बताई है कि जब शिथिल होंगे ये, ठीक है, तो लेंस कैसा होगा, पतला हो जाएगा। एक तरह से इसमें खिंचाव आ जाएगा, ये कह सकते हैं। होता, क्योंकि ये ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कांच हो बिल्कुल टाइट, नहीं, है ना। तो पतला हो जाता है कब, जब शिथिलता होगी। अब जब लेंस पतला हो जाता है, अब ये क्या है, यूँ खिंचती थी ऊपर की तरफ, है ना। यानी कि ऐसे अगर मैं इसको पकड़ खींचूँ ऐसे, तो ये लेंस पिचक जाएगा, पतला हो जाएगा। और जब ये लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी, दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देंगी। कंडीशन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, अरे ये क्यों मिटा रहा है भाई, है ना। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है कि ये हमारा लेंस था, ये पक्षमावी पेशियाँ हैं। देखो, तो जब ये पेशियाँ सिकुड़ रही हैं, जब ये पेशियाँ सिकुड़ रही हैं, अब ये सिकुड़ेंगी तो इस पर दबाव आएगा, तो दबाव आएगा तो भाई लेंस हो जाएगा तो हमारा मोटा। अभी इतना परिवर्तन नहीं होता है कि बिल्कुल भी मोटा पतला, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गोल ही हो जाए, है ना। ये लेंस हो गया मोटा, और जब मोटा लेंस हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी है एफ जो है वो हो जाएगी कम। तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में पास की वस्तुएं हमें दिखती हैं और दूर की साफ ना दिखेंगी। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया है, वीडियो को वापस करें, दोबारा देखें, जब तक देखें तब तक समझ में नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि इस तरीक़ा से आपको समझ में नहीं आए। मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मैंने भी आपके साथ मेहनत की है, आप भी थोड़ी सी इमेज रखो कि आप भी मेहनत करो, समझ रहे हो। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है बेटा, पढ़ाई करो आराम से, धीरे धीरे अपना सिलेबस कर लेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज़ के लिए कर रहे हैं। अब हमारा लगभग आपको आँख से संबंध अगर क्वेश्चन आ गया तो इसमें एक टॉपिक और बचा है, आँख के रोग, है ना। बाकी का आँख हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और आँख के संबंध अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो मेरी गारंटी है आप उसको गलत नहीं करोगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे
अच्छा काम करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हाफ कर रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट आप लेंगे और इसको वापस से आपको रिवाइज तो करना ही है घर पे, ठीक है। और अगर हो सके तो भैया नोट्स बना ले करो घर पे, वो भी नहीं हो पा रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर आएँ और सबके कॉपी में नोट्स बना के जाएं, हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो अगर आपने अच्छे नंबर लाने हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, तो पढ़ाई ज़रूर करें भाई। मैं तो इतना कहूँगा, बाकी का ऐसे होते हैं, मैं क्या, कोई भी उनसे कोई कितना भी कह ले, उनको नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है, कितना भी कहो नहीं पढ़ेगा वो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि अपना 100% दूँ, आपके साथ मेहनत मैं भी कर रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप एक बार देखें ज़रूर कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है ना। मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि आप मेरे से पढ़ेंगे ना, 100% रिजल्ट निकलेगा आपका। आप कोशिश करें कि लगातार पढ़ाई करें बस हमारे हिसाब से। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं तो एक कंडीशन रख रहा हूँ कि आपको जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, उसका नोट्स बना लें। लास्ट हो सकता है वीडियो मान लो 1 घंटा की है, तो आप उसको 1 घंटे में पहली बार देखोगे, है ना। उसके आपको नोट्स बनाने में 20 मिनट लगेंगे लास्ट, और उनको रिवाइज करो घर पे। मेरी गारंटी है आप ज़िंदगी में सवाल गलत कर जाओ आई से संबंधित, आप 11th करेंगे, 12th करेंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, आप टीचर भी बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। तो इसलिए अगर आपका बेस मजबूत है, अगर आप आज पढ़ लेते हो अच्छी तरह से, तो आगे बहुत अच्छा कर सकते हो। इसलिए आज सिर्फ अच्छा करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप आज इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो ये चीज़ें बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आप 10th पास करके बस हाँ 35 नंबर ला के आप पास हो गए और आपको लगे कि हाँ मैं पास हो गया, नहीं। कंपटीशन का ज़माना है, आप भी समझते हो, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, और जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जो नहीं पढ़ेंगे वो तो भाई पढ़ेंगे ही नहीं, उनसे भी कितना भी कहो वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आँख के दोष। आँख के दोष कह लो, रोग कह लो, कमी कह लो, मैं लिख रहा हूँ दोष। देखो इम्पोर्टेंट तो एक तो ये है दूरदृष्टि दोष, फायर साइटनेस, दूर दृष्टि दोष। एक है हमारा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक पढ़ेंगे अपन जरा दृष्टि दोष। ये 3 हमने पढ़ने। एक मैं बता दूंगा मोतियाबिंद क्या होता है ना, मोतियाबिंद, कैटरेस्ट, कैटरेस्ट, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हमने पढ़नी है, फायर साइटनेस, कैटरेस्ट, नियर साइटनेस, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। देखो हम इनको कंपैरिजन के आधार पर पढ़ेंगे। अगर मैं दोनों की बात करूँ ना, तो ये तो आपको नाम मात्र के बराबर पढ़ना है। देखो अगर मैं मोतियाबिंद की बात करूँ, तो मोतियाबिंद क्या है, बुढ़ापे में क्या होता है, हमारे जो बुढ़ापे में क्या होता है कि जो लेंस है ना वो थोड़ा पारदर्शी होता है, वो थोड़ा अपारदर्शी होता है, थोड़ा पारदर्शी हो जाता है, धीरे धीरे अपारदर्शिता बढ़ती जाती है। बाकी इसका मतलब है कि लेंस की जो वो है पारदर्शिता कम हो जाती है ना। तो इससे प्रकाश का पूरी तरह से अपवर्तन नहीं हो पाता है, इसी को अपन मोतियाबिंद कहते हैं। जरा दृष्टि दोष लगभग सेम है। इसमें क्या है ना, तो पास की वस्तु दिखेंगी, ये इसके साथ रिलेट करके बताऊंगा मैं, ठीक है, इनके साथ तब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन दूरदृष्टि दोष देखेंगे और निकट दृष्टि दोष देखेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, है ना, चालू करें, एक एक रोक के अपन बात करेंगे। और देखो मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। यानी कि सबसे पहले तो आपको नाम ही पता होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष, इसको कहेंगे अपन नियर साइटनेस यानी कि मायोपिया,
है ना, इसको कहेंगे अपन दूर दृष्टि दोष, इसको कहेंगे अपन हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटनेस। इज इट क्लियर? ठीक, देखो मैं इमेज बना रहा हूँ कुछ। हमने सबसे पहले सीखा था, सबसे पहले सीख रहे थे अपन देखो, सबसे पहले हमने सीखा था कि होता क्या था कि ये हमारा जैसे उत्तल लेंस है, ये क्या है? उत्तल लेंस, ठीक है, और ये है हमारा रेटिना। नेचुरल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि अनंत से किरणें आ रही हैं, है ना, अनंत से किरणें आ रही हैं, तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें कहाँ पे मिल जाती हैं? यहाँ पे मिलेगी जैसे कि, ठीक है, रेटिना पे इमेज बना दी। ये क्या थी? ये है नेचुरल कंडीशन, ठीक है। लेकिन ये नेचुरल कंडीशन थी, जब आदमी को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो क्या होगा? देखो, तो इसमें क्या है कि इमेज यहाँ पे बनना चाहिए नेचुरल कंडीशन में, जब आदमी की आंखें बिल्कुल सही है, इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? रेटिना पर। लेकिन इसमें क्या होता है, इमेज बन जाएगा पहले ही। कैसे? देखो, ये हमारा ये रेटिना, ये अनंत जो है ये, ठीक है, तो ये इमेज जो है लगभग यहाँ बन जाएगा, यानी कि रेटिना से पहले बन जाएगा। इमेज कहाँ बन गया? रेटिना से पहले। रेटिना से पहले इमेज बन गया, या इसका मतलब है कि इसको क्या है? निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। अगर अपन दूरदृष्टि की बात करें तो ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा रेटिना हो गया। यहाँ से किरणें जब आएंगी तो अपवर्तन के बाद वो मिलेंगी भाई रेटिना के पीछे, तो इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, नियर साइटनेस में पास की जो वस्तुएं हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ ये क्योंकि रियल कंडीशन है, ऐसा होता है नेचुरल में, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये की पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या है कि पास की जो वस्तुएं वो कैसी दिखेंगी? साफ दिखेंगी। और लग ऐसा रहा है कि निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देंगी, उल्टा है ना। तो पास की वस्तु कैसी दिखेंगी? साफ दिखेंगी। और नेचुरल बात है कि दूर की वस्तु कैसी दिखेंगी? खराब दिखेंगी, ठीक है, साफ नहीं दिखेंगी, सीधी बात है, साफ नहीं दिखेंगी, ठीक है। ये भी मिटा रहा हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि निकट दृष्टि दोष में ये क्या है? इमेज पहले बन जाएगा, और दूर दृष्टि दोष में दूर बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? अब देखो, मान लो कि हमारा जो देखने का विजन है वो है बहुत दूर, यानी कि अपन बहुत दूर तक यानी अनंत तक देख सकते हैं, है ना। मान लो यहाँ तक अपन देख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा जैसे कि अनंत पॉइंट है, यानी यहाँ तक अपन देख सकते हैं। ये कौन सा है? अनंत बिंदु है, यानी जहाँ तक अपन देख पाते वो है अनंत बिंदु। निकट दृष्टि दोष में अनंत बिंदु इधर आ जाएगा, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि अनंत बिंदु पास आ जाता है, पास आ जाता है। ये मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, उसको भी साथ के साथ मैं ले लेता हूं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि पास की वस्तु तो इसमें क्या है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसमें दूर की वस्तु कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल साफ, ठीक है। और पास की वस्तु कैसी दिखाई देगी? साफ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं इसके हम, अनंत बिंदु। इसका जो अनंत बिंदु है दूर हो जाता है, इसका अनंत बिंदु क्या हो जाता है? अनंत बिंदु दूर हो जाता है। कैसे? देखो, आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग जैसे अखबार पढ़ रहे होते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हमारी जो सबसे नज़दीक देखने की जो दूरी होती है
वो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, लगभग नहीं एग्जैक्टली, अगर आपकी आँख सही है तो। देखो, तो लगभग अगर जैसे मैंने कोई बुक ले ली है ना, और मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ, ये मेरी फोकस दूरी है स्वस्थ आँख की, ठीक है। तो अपन क्या है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, आपने देखा होगा थोड़ा दूर हट के ऐसे देखते हैं, है ना, देखते हैं, वो ये कंडीशन है दूर दृष्टि दोष, क्योंकि उनका जो अनंत बिंदु है वो दूर जा रहा है, जा रहा है ना। आप कभी गौर से देखना, कुछ लोग देखते हैं ऐसे कि एक बुक ली, जो भी चीज़ है अपन ऐसे देख रहे होते हैं, है ना, नॉर्मली अपन को ऐसे देखना चाहिए, लेकिन वो क्या ऐसे देखते हैं थोड़ा सा दूर हटा के, यानी कि उनका जो अनंत बिंदु है, ये जो बुक पे जो लिख रहा है, ये बुक है, हाथ नहीं है, ठीक है, तो इस पे जो लिख रहा है वो थोड़ा सा दूर चला जा रहा है ना, तो ये क्या है, हमारा अनंत बिंदु है। और अनंत बिंदु कैसा नजर आ रहा है हमें, दूर जा रहा है, ये कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें जो लेंस की क्या है, इसमें लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी, वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है, यानी कि लेंस गोलक भी क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। लेंस गोलक कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। लेंस गोलक मैंने बताया था जो पूरा आकार है, ये क्या है, लेंस गोलक है, तो लेंस गोलक क्या है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, रेटिना उधर चला जाता है ना, और रेटिना उधर जाएगा तो अभी तो इमेज इधर ही बन जाएगा। सेम इसके विपरीत कंडीशन क्या है, दूरदृष्टि दोष की है, ठीक है। तो मैं या आप इसको स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको इसके इलाज बताता हूँ कि आपको निकट दृष्टि दोष है तो कैसे सही करने, और दूरदृष्टि दोष है तो कैसे सही करने। इसमें एक और है ना, जरा दृष्टि दोष, है ना, वो क्या है, जरा होता है बुढ़ापा, जरा मीन्स क्या होता है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में क्या होता है, ना तो आदमी को निकट की वस्तु दिखाई दे रही होती है और ना पास की वस्तु दिखाई देती है, तो वो क्या है, जरा दृष्टि दोष, है ना। उसमें अपन लेंसों का यूज करेंगे कि कौन सा लेंस यहाँ लगाएं ताकि इमेज हमारा साफ बने, और कौन सा लेंस यहाँ पे लगाएं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब बड़े ध्यान से गौर से पढ़ना है कि इमेज देखो कैसे बनाऊंगा मैं, है ना। देखो, जिस आदमी की आंख में हो रहा है निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस, यानी कि मायोपिया, उसका ये हो गया हमारा लेंस। ये मैंने क्या बना लिया, ये हमारा लेंस है, ये क्या है, रेटिना है। जिसको निकट दृष्टि दोष है, मान लो कि ये किरणें आई, इनका अपवर्तन हुआ, और मान लो ये इसका इमेज बना दिया इन्होंने रेटिना से पहले, यहाँ पे कहाँ पे मिल रही हैं, रेटिना से पहले मिल रही हैं। अब देखो, हमने क्या करना है कि ये जो है ये इमेज कहाँ पे लेके आना है, रेटिना पे लेके आना है ना। अगर इनको मैं थोड़ा चौड़ा दूँ, इनको चौड़ा कर दूँ, है ना, यानी कि इनको थोड़ा सा, अगर मान लो मैं इनको दूर दूर कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं दूसरे इमेज में बता दूंगा हालांकि, ना, है ना, चलो इसमें नहीं। अगर मान लो मैं इसके सामने, जैसे कि ये हमारा क्या है, लेंस, ये क्या है, लेंस है, ठीक है। अगर मैं इसके सामने लगा दूं एक अवतल लेंस, देखो जिसने अपवर्तन अच्छे से पढ़ा होगा ना, वो उसको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा ये चीज़। देखो, जैसे मेरी यहाँ से अनंत से किरणें आई, आ रही हैं, हमने पता है कि जो अवतल लेंस होता है वो डाइवर्जेंट होता है, यानी कि किरणों को फैला देता है, पता है ना। तो ये किरणों को फैला देगा, है ना, जैसे ये क्या था, हमारा रेटिना होगा। अगर नेचुरल स्थिति में बात करूँ तो ये किरणें कहाँ पे आती, यहाँ पे आती, ये कहाँ पे आती, यहाँ पे आती। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, ठीक है ना। नेचुरल स्थिति में यहाँ पे आती, जब लेंस ये नहीं होता, जब कॉनकेव लेंस नहीं होता तो कहाँ पे आती है, यहाँ पे। लेकिन कॉनकेव लेंस का काम क्या है, ये डाइवर्जेंट कर देता है, यानी कि फैला देता है। तो ये फैलाएगा तो ये किरणें जो हैं लगभग यहाँ पे जाएंगी ना, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ये किरणें थी तो मान लो ये यहाँ पे मिल रही थी पहले,
है ना। अब इसने ये डाइवर्जेंट कर दी, फैला दी, तो जब ये इसको फैला देंगी तो आगे जाएगा ना ये तो ऐसे करके इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो ये मैं वापस मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है और समझ में भी आ गया होगा कि अगर किसी को नियर साइटनेस है, ठीक है, मायोपिया है, तो उसमें कौन सा लेंस यूज करना है, कौन सा लेंस यूज करना है, अवतल लेंस, ठीक है। बात करें अपन दूरदृष्टि दोष की। अब देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ये बीमार आँख है हमारी एक तरह से, है ना, जिसको दूरदृष्टि दोष है। ये हमारा रेटिना, यहाँ से किरणें आई, उनका अपवर्तन हुआ तो इमेज ये बना रही है कहाँ पर, रेटिना के पीछे। अब ये हमें इधर लेके आना है। अब ये इधर कब लेके आएगा, जब इनको अपन कन्वर्ज करेंगे भाई, इनको सिकुड़ेंगे तभी तो इमेज इधर आएगा। अब मैंने क्या किया, ये तो हमारा नेचुरल लेंस था, अभिनेत्र लेंस यानी नेत्र का लेंस, इसके सामने मैंने लगा दिया उत्तल लेंस। यहाँ से हमारी किरणें आई, तो इसका काम क्या था, अगर मैं इसकी नेचुरल बात करूँ, देखो नेचुरल बात करूँ तो यहाँ पे जाके मिलती जब ये लेंस नहीं होता, ये रेटिना था, है ना। और जब नेचुरल बात कर रहा था मैं, तो तब इसका इमेज कहाँ बन रहा था, इसके पीछे बन रहा था, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या होती है, तो ये इसका काम होता है थोड़ा सा इनको कन्वर्ज करता है, यानी इकट्ठा करता है। देखो कैसे कर रहा है इकट्ठा, तो ये मैं इसको वापस मिटा लूँ, है ना। देखो तो ये थोड़ा सा इसको इधर मोड़ेगा और ये भी इसको इधर मोड़ेगा, कंडीशन सेम है, हमारा यही है। तो अब यहाँ से इनको थोड़ा सा वो लगेगा ना, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे रेटिना पर जाके इमेज बनाएंगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब किसका यूज करेंगे अपन, उत्तल लेंस का। आँख का लेंस भी उत्तल लेंस होता है, ठीक है। रही बात दूरदृष्टि दोष की, सॉरी जरा दृष्टि दोष की, तो उसमें द्विफोकस का लेंस किया जाता है यूज, जिसमें उत्तल भी होता है अवतल भी होता है। कैटरेक्ट में बता चुका हूँ, मोतियाबिंद हो जाता है जब ये लेंस कैसा हो जाता है, थोड़ा सा धुंधला हो जाता है या फिर थोड़ा सा अपारदर्शी हो जाता है। जो बिल्कुल अपारदर्शी हो गया इसका मतलब है कि आपकी आँखें गई, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आँख में हमने पार्ट पढ़ लिए पूरे, आँख के सभी पार्ट पढ़े, आँख में लाइट कैसे आती है, हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, सारा कुछ पढ़ा आपने। फिर उसके दोष भी पढ़े कि कोई दिक्कत है आँख में, कौन कौन से दोष होंगे वो भी पढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो चैप्टर है मैं लगभग इसमें है परावर्तन की कुछ घटनाएं हैं, अपवर्तन के कुछ नियम घटनाएं होंगी, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यानी कि फर्स्ट वीडियो में आँख हो गई आपकी कंप्लीट, दूसरे में वो पार्ट हो जाएगा, और तीसरा जो पार्ट होगा उसमें मैं कर दूँगा इसका क्वेश्चन करा देंगे, है ना। तो यानी कि 3 लेक्चर में, यानी कि लगभग 3 घंटे में आपका ये जो चैप्टर 11th कंप्लीट हो जाएगा विद न्यूमेरिकल्स, विद क्वेश्चंस। आपसे बस ये है कि जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है आप उसका एक बार घर पर रिवीजन जरूर करेंगे, बुक का सहारा जरूर लेंगे, 2 बार लेंगे, 4 बार लेंगे, तब तक जब तक ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। आपको इनमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोहागढ़ स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समस्या नहीं आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना। और आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हैं जो 11th 12th मैथ साइंस से कर रहे हैं या फिर बायो से कर रहे हैं, तो आप उनको भी शेयर करें कि लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पर क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नया टॉपिक, नई क्लास। तब तक जो मैं ये बोल के जा रहा हूँ आप इनको घर पर रिवाइज जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ और मेरा हक भी बनता है कि आप सबको इसको फैलाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।